नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार और आज थोड़ा डेटा की बात कर लीजिए। एक डेटा कल परसों आया है, कई आपने चैनल पे देखा होगा, टीवी चैनल पे भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा कि अगर आज चुनाव बिहार में हो जाएं तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन, जो भी उसको आप बोले, वो स्वीप करेगा। जब ये बात आई तो मैंने कहा कि ज़रा इस पे हम भी कुछ टटोलें, खंगालें कि क्या स्थिति है। तो सबसे पहले तो मैं एक आपको जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 का, उसके कुछ आपके साथ डेटा शेयर कर ले रहा हूँ। सबसे पहले आप एक टेबल ए देख रहे हैं जिसमें एनडीए 2020 में जो एनडीए था उसमें उस समय पार्टी जो लड़ी थी चुनाव, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, वीआईपी पार्टी और हम, और मतलब जीतन मांझी जी की पार्टी और मुकेश सहनी जी की पार्टी। इस एनडीए गठबंधन को कुल 243 सीट हैं बिहार विधानसभा में। उसमें मतलब मैंडेट के लिए, आपको बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए। इनको 125 सीट मिली थी, 3 सीटें ज़्यादा मिल गई थी, बहुमत आ गया था। इनके सामने जो लड़ रहे थे वो महागठबंधन था, जो आज अब इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस बोला जाता है। उसमें लड़ने वालों में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम, ये 5 दल थे और इनको सीटें आई थी 110, हाफ ए मार्क से 12 कम। तो कंटेस्ट, अगर आप केवल सीटों की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं था कि कोई एक किसी को 6 सीट मिली और किसी को 60 सीट मिली, क्लोज था। लेकिन जब आप इसके परसेंटेज पे जाएंगे तो आपको लगेगा तो ये इतना क्लोज था। कुल परसेंटेज जो एनडीए को मिले थे, वोट के टोटल परसेंटेज, वो टेबल में आपको इंडिविजुअल उसके साथ, दल के साथ दिखाए जा रहे हैं, लेकिन मैं केवल बात कर रहा हूं एनडीए के टोटल वोट परसेंटेज 37.26%, 37.26% मत एनडीए को मिला था। और इंडिया गठबंधन को कितना मिला था? 37.23%। महागठबंधन को कितने परसेंट कम है? 0.03% कम था केवल वोट, 0.03%। और सीट में फर्क हो गया था 15 सीट का। एक नजर और इंटरेस्टिंग डाल दीजिए, क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग है। कुल वोट, एनडीए को कुल वोट जो मिले थे 1,57,02,650, 1,57,02,650। इंडिया गठबंधन को कितना मिला था? 1,56,91,500, 1,56,91,500। फर्क कितना है? 11,150 वोट का, मात्र 11,150 वोट का फर्क है। और एनडीए ने सत्ता पे काबिज हो गई थी। तो 2020 का इलेक्शन, मेरा सिर्फ कहना यह है कि बहुत ही क्लोज था। मैं एक चीज और आपको, अब जब बात शुरू कर रहे हैं, उस पर एक और आपको डेटा, एक टेबल दिखा दे रहा हूं जिससे आपको अभी का हो जाए अभी क्या स्थिति है बिहार विधानसभा की। अभी बिहार विधानसभा की स्थिति है, मैं पहला आपको दिखा, आप टेबल बी है उसमें पहला आप देख लीजिए। ये पूरा नहीं दिखा रहे, पहले आधा देख लीजिए। 2020 इलेक्शन में किसकी क्या स्थिति थी? बीजेपी 74, जेडीयू 43, वीआईपी 4, हम पार्टी 4, टोटल 125। इधर क्या स्थिति थी इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की? आरजेडी 75, इंडियन नेशनल कांग्रेस 19, सीपीआई-एमएल 12, सीपीआई 2, सीपीएम 2, कुल 110। अब मैं कहूंगा कि इसका पूरी टेबल देख लीजिए। आधा मैंने छुपा के रखा था, आधा पूरा देख लीजिए। पूरे टेबल में क्या है? आज की स्थिति, एज ऑन डेट बिहार विधानसभा में किसकी क्या स्थिति है। और मैं जब 125 और 115 110 कर रहे हैं, 235 हो रहे हैं, 8 सीटें अन्य को थी, अदर्स 8। आज स्थिति क्या है? बीजेपी अब 78 है, वो 74 से 78, 4 बढ़ गए हैं उसके। जेडीयू 43 से 45, 2 इसके बढ़ गए, 6।
वीआईपी पार्टी का पता नहीं है, उसका वो गायब हो चुकी है, एवोपरेटेड। हम पार्टी 4 के 4। अदर्स जो हैं, जो बीजेपी के साथ पहले 0 थे, एनडीए के साथ, मतलब एनडीए में 0 थे, अब वो 5 हो गए हैं। तो बीजेपी का कुल 132, मतलब एनडीए का कुल 132 हो गया है। इसके सामने जब आरजेडी को देखते हैं तो आरजेडी और इंडिया गठबंधन की मतलब बात करते हैं तो उनके उतने वो उस पर कायम रहे हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ किसने छोड़ा किसने आया कौन, लेकिन एंड ऑफ द डे जितना 75 2020 में थे तो अभी भी 75 है आरजेडी। कांग्रेस 19 थी 19 है, सीपीआई एमएल 12 थी 12 है, सीपीआई और सीपीएम 2 थे 2 हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, जो अदर्स 8 थे वो 1 रह गए हैं। एआईएमआईएम शायद 6 जीता था, उसके 5 टूट के चले गए। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गुंडागर्दी, डराना धमकाना, सब कुछ के बाद भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार में अपने वजूद को कायम रखा है। 110 थे 5 साल पहले, आज भी 110 है। कुछ गए तो कुछ आए करके उन्होंने अपने उसको कंट्रोल करके रखा है। तो ये एक मेरे हिसाब से उनका एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, अब जो चीज़ों पे कर लिया जाए कि ये जो रिजल्ट आए हैं जिसको हम और आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं एक टेबल और कर लूं, क्योंकि फिर टेबल की बात खत्म हो जाएगी, फिर आपकी एनालिसिस की बात रहेगी। एक टेबल और दिखा दे रहा हूं। इस टेबल में आपको 2024 में कितने पर सीटें मिली किस दल को, कितने % वोट मिला, और 2019 में क्या स्थिति थी। पहले 2024 दिखा रहा हूं। बीजेपी इस समय 2024 में 12 मिली, जेडीयू को 12 मिली, लोक जनशक्ति पार्टी को 5, हमको 1, आरएलएम को 1। कुल सीटें कितनी मिली? 31। इसके सामने इंडिया गठबंधन को कितनी सीट मिली? 9। 4 आरजेडी, 3 कांग्रेस, 2 सीपीआईएम, 9 सीटें। तो 9 सीटें इंडिया गठबंधन को, 31 सीटें एनडीए को। अच्छा, ये तो भाई बहुत ज्यादा सीटें मिली। परसेंटेज ऑफ वोट भी देख लीजिए, 47.23% एनडीए को, 39.21% इंडिया गठबंधन को। अब आप कहानी का दूसरा पार्ट देख लीजिए, 2019 की बात देख लीजिए। 2019 में एनडीए को, बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, एलजेपी को 6, कुल 39 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 40, और उसको वोट मिले थे 54.32%। इंडिया गठबंधन या महागठबंधन को 1 सीट मिली थी, वोट मिले थे 30.78। इस इलेक्शन में, पिछले 5 साल में लोकसभा इलेक्शन में 39 से वो गिर के 31 हुए, इंडिया गठबंधन 1 से बढ़ के 7 हुए, और वोट परसेंटेज भी एनडीए का मोटे तौर पे 7% वोट गिरे, और यहां पे रफ एस्टिमेट 8% वोट इंडिया गठबंधन के। तो सिर्फ कहना यह है कि लोकसभा में हरदम देखा गया है कि लोकसभा में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को ज्यादा वोट मिलते हैं बनस्पत विधानसभा के। ये जो कमी आई है ये भी दर्शा रही है कि 2024 में इलेक्शन किस तरफ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एनालिसिस की। 20 साल हो गए नीतीश बाबू को, बीच में 4-6 महीने के लिए जीतन राम मांझी को उन्होंने बिठाया था जो उतर नहीं रहे थे, लेकिन अदरवाइज नीतीश कुमार है। अभी भी याद करते हैं कि 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी के राज को, जंगल राज और ये और वो बताते हैं। अरे भैया 2005 से तो तुम हो, मतलब अभी भी 1990 से 2005 की बात, जब लालू थे तो उन्होंने ये किया। आप क्या कर रहे थे? आप पिछले 5 साल से क्या कर रहे हैं? और अगर कुछ गड़बड़ था तो ठीक क्यों नहीं किए? तुम्हें तो मतलब ये अजीब बात है मोदी जी की और एनडीए की कि अब की जब देंगे तब ठीक करेंगे, तो 20 साल से क्या कर रहे थे? दूसरी जो बात मुझे ज़्यादा मुश्किल है वो लीडरशिप की समस्या है। बीजेपी के अध्यक्ष का आज बयान है, आज ही बयान है। बीजेपी के जो बिहार विधानसभा के, बिहार स्टेट के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव, उनसे पत्रकार ने पूछा कि किसके नेतृत्व, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। उन्होंने कहा हाँ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर का चुनाव संसदीय दल करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे ये नहीं, और इसको लेके बहुत बेचैनी है नीतीश कुमार के यहाँ। उनके लड़का तो बार बार इस पे स्टेटमेंट दे रहा है।
अब बीजेपी की समस्या देखिए, बीजेपी का में कौन लीडर बनेगा चीफ मिनिस्टर। वो अलग बात है कि रेखा गुप्ता या किसी को लाके वो बना दे और कोई चू ना करे। सुशील मोदी उनके सबसे नोन चेहरा थे जिनकी डेथ हो गई। अब वहाँ वो गिरिराज सिंह को बनाएंगे, रविशंकर प्रसाद को बनाएंगे, सम्राट चौधरी को बनाएंगे, मतलब एक लिस्ट है किसको बनाएंगे, और उसको लेके आपस में बहुत खींचतान रहेगी। वहाँ एलजेपी भी है, उसका क्या करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान को भी लगता है कि भाई मैं भी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता हूँ। और हम के जीतन राम मांझी जी हैं, जीतन राम मांझी जी का आज का किस्सा सुन लीजिए। जीतन राम मांझी जी दलित चेहरा हैं जिनको नीतीश कुमार ने, मतलब जब वो चुनाव हार गए लोकसभा का तो उनको बना दिया था कि भैया तुम बन जाओ 2014 में, उनको बना दिया था चीफ मिनिस्टर। फिर वो कहे कि हम हटेंगे ही नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना दांव लगाने में बैठे हुए हैं कि मैं बनूं। उन्होंने आज एक दलित सम्मेलन किया था पटना में, बड़ा दलित सम्मेलन, कई लाख लोग बुलाए थे। नीतीश कुमार जी को बुलाया था, नीतीश कुमार जी वहाँ 15 सेकंड के लिए गए, 15 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों में कितना प्रेम है। तो ये तो हो गई बीजेपी और उसके सहयोग। अब जनता दल यू में क्या होगा, क्या नीतीश कुमार ही बड़े चेहरा होंगे या वहाँ पे संजय झा, लल्लन सिंह और बहुत से, मतलब विजय कुमार जी और मालूम नहीं कितने लोग, उनको नहीं लग रहा है कि अब हमें बनना चाहिए। नीतीश कुमार जी अब तबीयत नहीं ठीक है, ये अपने लड़के को ले आ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये बात तो यह है कि इन लोग के पास अभी भी कोई सर्वमान्य नेता नहीं है जो लीड करे। दूसरा, मोदी जी जो चुनावी जुमले बार बार करते हैं और जो अमित शाह कहते हैं तो चुनावी जुमले थे, वो लोगों को में अब ये होता जा रहा है कि केवल झूठ बोलते हैं, और वो बार बार प्रूफ हो रहा है। लेटेस्ट दिल्ली में प्रूफ हुआ। अब रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो क्या तुम्हें पहले नहीं पता था पैसा नहीं है? तो क्यों जुमले ये सब कर रहे थे, क्यों वादे कर रहे हैं? ये तो मोदी की गारंटी है, ये तो मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी अब सुन तो रहे हैं कि वहाँ बिजली और पानी में के भी पैसे लिए जाएंगे। जो प्रॉमिस किया है वो तो नहीं दे रहे हैं। उससे पहले हम देख चुके हैं महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना, महिलाओं के करीब 25-26 लाख महिलाओं के नाम हटा दिए गए। उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं। होली दिवाली में मिलेगा सिलेंडर, अगला चुनाव दिखने लगा है अब तो 2 साल बाद सिलेंडर किसी को मिला। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये चुनावी जुमले हैं। और दूसरा, ये अपनी जो खींचतान है, खींचतान ये कि अब एलजेपी भी आ जाएगी। वो कहेगी भाई हम पिछली बार तो अलग से लड़े थे क्योंकि हमें काम दिया गया था नीतीश कुमार का हराओ, वो हमने बहुत बखूबी किया, अब तो हमें भी इसमें भाई 243 में हमें भी कुछ सीटें चाहिए। उधर प्रशांत किशोर जी को आपने लगा तो दिया है कि ठीक है तुम वो करो, लेकिन प्रशांत किशोर जी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपने मन में पाले ही होंगे इच्छा। इन सब के सामने तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है वो सर्वमान्य है। उसमें मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसको चैलेंज कर रहा हूँ। एक चीज़ बार बार कहीं आती थी कि कन्हैया कुमार को इसलिए नहीं आने देते हैं तेजस्वी यादव या लालू यादव कि वो इनकी लीडरशिप को चैलेंज करेंगे। मुझे लगता है ऐसा नहीं था, लेकिन अगर ऐसा है भी तो कन्हैया कुमार अब दिल्ली में से चुनाव लड़े हैं। कन्हैया कुमार अब कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं और उनका एक अपना वहाँ पे रोल है। दूसरा क्या है कि इस सबके दौरान तेजस्वी यादव ने भी बहुत ग्रो किया है। एक जगह तेजस्वी यादव के निर्णय पे एक जगह प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, जो उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जैसा बिहार के लोकसभा इलेक्शन में किया, उसमें कुछ लोगों ने जरूर प्रश्न उठाए थे। लेकिन यहां पे इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो मतलब पहले अजय राय और ये सब चलता रहता था, अब देखिए बिना नेतृत्व की शाह की ये नहीं होता है। अब राहुल गांधी को गाली दिलवाई जा रही है। आईपी सिंह है उनके प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो बता रहे हैं कि ये कुंभ नहीं नहा के राहुल गांधी ने कितना पाप किया है और ये तो सनातनी नहीं, कुछ इस तरह की बातें वहां से कहलवाई जा रही हैं कि सोनिया गांधी तो ना नहाए, ठीक है वो तो क्रिश्चियन, ही सब चल रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी राहुल गांधी को भ्रष्टाचारियों का जो पोस्टर बना उसमें राहुल गांधी का भी पोस्टर डाला। देखिए एक चीज़ जो मुझे लगती है कि राहुल गांधी ने अपना स्टेचर बहुत बढ़ा लिया है, तो आप अगर उसको गाली देंगे तो विपक्ष की राजनीति में अगर कोई राहुल गांधी को गाली देगा इंडिया गठबंधन में तो उसका नुकसान होगा। ये सब आपको वहाँ बिहार में नहीं मिलता है। राहुल गांधी अपना दलित सम्मेलन करने जाते हैं, उसका लालू जी के घर जाते हैं, बढ़िया से बैठ के बातचीत करके आते हैं, मतलब उनसे गए तो मिले। उनका
उनकी केमिस्ट्री परफेक्ट है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, तेजस्वी यादव के पक्ष में एक और चीज आती है, जो नौकरी वाला बात था, जो उसने कहा था मैं 20 लाख नौकरी 10 लाख, जब भी मौका मिला, 8-10 महीने का मौका मिला था नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाने में, नौकरी डिलीवर हुई थी, लोगों को नौकरी दी गई थी, ये याद है सबको, पर्चे लीक नहीं हुए थे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव के बीच में भारत जोड़ो यात्रा खड़ी हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मील का पत्थर है, और उससे चीजें बहुत चेंज हुई हैं। एक चीज और है जो बिहार में कहीं ना कहीं इलेक्शन के समय वो वर्क करेगी, अभी बहुत नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं काम कर रही है, वो है जातिगत जनगणना। नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं मैंने कराई, तो कराई तो इंप्लीमेंट, उसमें आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? बीजेपी नहीं बढ़ने दे रही क्योंकि आप बीजेपी के रहमो करम पे। और इस बात को लेके जातिगत जनगणना पे राहुल गांधी किसी भी मंच पे किसी भी जगह इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके अलावा कुछ 2-3 फैक्टर मैं जल्दी से करके आपको बता दूं। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं कि वो क्या प्ले करेंगे नहीं मालूम। इलेक्शन कमीशन की जो महारत हासिल हो गई है वोटर को कटवाना और वोटर को जो बेईमानी करने की, मतलब जो इलेक्शन को गलत ढंग से इफेक्ट करने की जो उसकी स्पेशलाइजेशन हो गया है, अब वो कितना इफेक्टिव होगा, जैसे ममता बनर्जी ने तो कहा है कि खबरदार अगर यहाँ आए, लेकिन यहाँ पे कितना, क्योंकि वो फ्लोटिंग वोटर को उनका वोट कटवाओ, इनके वोट बढ़ाओ, एक ही घर पे 2-2 हज़ार वोट करवा दो, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो कितना कारगर होंगी, ये बिहार में वो एक इफेक्ट कर सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा, आरिफ मोहम्मद खान साहब को वहाँ राज्यपाल बना के बिठा दिया गया, तो वो कितनी त्वरित और स्मार्टली काम करेंगे, वो भी एक फैक्टर होगा। ईडी सीबीआई का कितना वो होगा, क्योंकि फिर से लालू यादव जी और उनके परिवार के लोगों को फिर से समन किया गया, तो वो कितना फैक्टर प्ले करेगा कि किसी को जेल ले जाना होगा। फिर साधु यादव जी के पीठ पे हाथ रख दिया गया है कि तुम खूब गाली दो अपने जीजा जी को, अपनी बहन को, बताओ कि कितने भ्रष्ट थे। वो जंगल राज की बात कितनी लोगों के बीच में जाएगी, लोग उसको मानेंगे, वो भी एक देखने वाली बात होगी। और एक बात जो हो रही है कि प्रीपोन कराने की बात है, तो ये प्रीपोन कराने की बात तभी चर्चा उठेगी जब कहीं डर होगा, क्योंकि बहुत से लोग मान रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को जल्दी जल्दी अपॉइंट करना, ये सब इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रीपोन करा जा रहा है। और जो एक्स फैक्टर ऑफ बिहार है, जो बाकी किसी राज्य में नहीं है, वो एक्स फैक्टर है नीतीश कुमार जी। कब कहाँ पलटेंगे, उन्होंने तो इसका ऐसा अपने को कर लिया है कि कोई उनको पकड़ ही नहीं पा रहा है कि कब पलट जाएंगे। तो नीतीश कुमार कब पलट सकते हैं, ये एक्स फैक्टर ऑफ बिहार है। और उसमें एक एक्स फैक्टर में एक वाई फैक्टर आके जुड़ गया है कि अब नीतीश कुमार मतलब इस उम्र में अपने लड़के को कहीं एस्टैब्लिश करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, तो एक्स के साथ वाई फैक्टर भी कितना काम करेगा, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच।